नमस्कार, स्वागत है आपका फेफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे थे शिक्षण विधियां। और शिक्षण विधियां किस सब्जेक्ट से संबंधित? तो हिंदी भाषा से संबंधित। इस क्लास में अपनों ने पिछली क्लास में देखा था। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि अपन ने जो भाषा शिक्षण है, अपना इस क्लास का टॉपिक था भाषा शिक्षण। और भाषा शिक्षण से संबंधित अपन क्या पढ़ने जा रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? तो देखिए, पिछली क्लास में अपनों ने भाषा शिक्षण की प्रमुखतया विशेषता पढ़ी और विशेषताओं में अपनों ने जाना कि भाषा शिक्षण है क्या। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि अपन अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अपने को 10 से 15 तक का टारगेट लेकर चलना है। लगभग 15 जो मार्क्स का वेटेज इसमें रहता है, तो उसको देखते हुए और अपने को अच्छे से और इसको क्लियर करते हुए चलना है। तो विशेषताओं में अपनों ने देखा कि शिक्षण है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, त्रिविमीय प्रक्रिया है, अर्थात 3 चर होते हैं इसके साथ साथ अपनों ने देखा कि सामान्यतः जो शिक्षण होता है उसमें सीखना व सिखाना दोनों चीजें होती है। सामान्यतः अपन मान लेते हैं कि चलो सीखना ही शिक्षण है, नहीं सिखाना भी शिक्षण होता है। इसमें जो शिक्षक होता है वो पथ प्रदर्शक व मार्गदर्शक के रूप में रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो बाल केंद्रित होती जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर मार्गदर्शक व पथ प्रदर्शक के रूप में रहता है। अब शिक्षण की विशेषताओं के बाद अपन बात करने जा रहे हैं भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ आधारभूत बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको हर एक टॉपिक में किसी न किसी नाम के रूप में मिल जाएगी। तो अपन पहले ही क्लियर कर लेते हैं ताकि बीच में जब अपन शिक्षण विधियां पढ़ रहे हो तो उससे संबंधित कोई भी शब्द आ जाए तो अपन कंफ्यूज नहीं हो। तो इसलिए अपन कुछ आधारभूत बातें इसकी है वो क्लियर कर लेते हैं। शिक्षण की आधारभूत बातें, या अपन यूं कह सकते हैं कि विशिष्ट नियम या महत्वपूर्ण नियम। अब भाषा शिक्षण के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है या फिर इससे संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं वो शामिल की जाती है, उन सभी चीजों को देखेंगे। चूंकि अपन शिक्षण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि शिक्षण होता कितने प्रकार का है। तो सबसे पहला जो विशिष्ट नियम है वो अपन यही देखेंगे कि जो शिक्षण होता है उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो शिक्षण के प्रकार हमें पता होने चाहिए। सामान्यतः जो शिक्षण है वो 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? पहले तो औपचारिक शिक्षण, औपचारिक शिक्षण, और दूसरा अनौपचारिक शिक्षण, और तीसरा निरौपचारिक शिक्षण। शिक्षण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। क्या होता है? देखिए, यदि कहीं पर शिक्षक व शिक्षार्थी, या यूं कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन एक एक को अच्छे से पढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं? औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और निरौपचारिक शिक्षण। अब अपन एक एक करके इनकी बात करते हैं। औपचारिक शिक्षण क्या होता है? औपचारिक शिक्षण होता है कि शिक्षक व शिक्षार्थी के आमने सामने होने अथवा मध्य पाठ्यक्रम के आधार पर
अंतः क्रिया हो, पाठ्यक्रम के आधार पर अंतः क्रिया हो, अंतः क्रिया हो जो नियमानुसार या फिर यूं कह सकते हैं तथा नियमानुसार शिक्षण कार्य संपन्न हो तो वहां कौन सा शिक्षण माना जाता है? औपचारिक शिक्षण माना जाता है, औपचारिक शिक्षण माना जाता है। यहां पर मैंने दो ही चीजें शामिल की है। कौन सी? एक तो शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यचर्या को लेकर अंतःक्रिया। ठीक है, जब शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम को लेकर अंतःक्रिया होगी तो जाहिर सी बात है उनका आमने सामने होना जरूरी है, आमने सामने होना आवश्यक है। यानी बिल्कुल शिक्षक बच्चे के समक्ष जाकर उसको अध्ययन करवाएगा, शिक्षण करवाएगा। दूसरी बात नियमानुसार, यानी जो शिक्षण है वो नियम के अनुसार चलेगा। नियम के अनुसार का मतलब है कि सामान्यतः उसकी जो समय की निश्चितता होगी, समय की निश्चितता होगी, पाठ्यक्रम की निश्चितता होगी और इस प्रकार से इसके आधार पर है वो मूल्यांकन भी किया जाएगा। तो सभी की सभी चीजों से संबंधित है वो, सभी की सभी चीजों से संबंधित नियम हो तो वहां पर वो शिक्षण क्या कहलाता है? औपचारिक शिक्षण कहलाता है। मैं फिर से बता देती हूं कि शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम को लेकर अंतःक्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन क्या समझे कि इसका मतलब ये है कि एक तो शिक्षक शिक्षार्थी आमने सामने होने चाहिए। चूंकि पाठ्यक्रम को लेकर अंतःक्रिया हो रही है तो पाठ्यक्रम की भी निश्चितता है, समय की भी निश्चितता होगी और उसके बाद उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा, अर्थात इससे संबंधित नियम भी होंगे। तो वहां पर अपन कौन सी शिक्षा मानेंगे? औपचारिक शिक्षण मानेंगे। सामान्यतः स्कूल में बालक यदि रेगुलर जाकर विद्या अध्ययन करता है या फिर कॉलेज में, स्कूल या कॉलेज में, यानी बच्चा है वो प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित अध्ययन करता है तो वहां पर कौन सा शिक्षण माना जाएगा? औपचारिक शिक्षण माना जाएगा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक यदि बालक नियमित अध्ययन कर रहा है, कहीं भी जाकर, चाहे स्कूल में जाकर करे चाहे कॉलेज में जाकर करे, तो उसको अपन क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षण कहते हैं। उम्मीद करती हूँ अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद यदि आपको थोड़ी बहुत समझ में नहीं भी आई है तो अपन अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षण जब पढ़ेंगे तो आपकी दोनों की दोनों चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर से बता देती हूँ। औपचारिक शिक्षण, शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया, जाहिर सी बात है कि वो आमने सामने होंगे। दूसरी बात, पाठ्यक्रम के आधार पर होगी तो निश्चित पाठ्यक्रम होगा, नियम होंगे समय व मूल्यांकन से संबंधित। इसके साथ साथ बच्चा प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जब नियमित अध्ययन करेगा, चाहे वो स्कूल में जाकर करे चाहे वो कॉलेज में जाकर करे, तो उस शिक्षण को क्या कहा जाएगा? औपचारिक शिक्षण कहा जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं शिक्षण के अगले प्रकार की। तो शिक्षण का अगला प्रकार क्या कहलाता है? शिक्षण का अगला अर्थात दूसरा प्रकार कहलाता है अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण, देखिए ये जो शिक्षण होता है वो सामान्यतः उन लोगों के लिए होता है जिनके पास या तो समय नहीं होता या फिर जिनका समय निकल चुका। किसके लिए?
नियमित अध्ययन के लिए या औपचारिक शिक्षा के लिए। ठीक है, सामान्यतः इसके माध्यम से क्या होता है कि इसमें है वो सामान्यतः एक शब्द में कहूं तो आजादी दे दी जाती है, या फिर यूं कहें कि जो शिक्षार्थी होता है वो स्वतंत्र हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां पर नियम नहीं होते। अर्थात इसमें ये नियम नहीं होता कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको पढ़ना है। ये नियम नहीं होता कि इतना पाठ्यक्रम आपको क्लियर करना है। ये नियम नहीं होता कि इसमें इतने पाठ्यक्रम के आधार पर इतना आपका मूल्यांकन लिया जाएगा, आपको पेपर करना होगा। यानी नियम किसी भी चीज से संबंधित नहीं होते। सामान्यतः जो भी शिक्षार्थी जो भी शिक्षा का अर्जन कर रहा है उसको स्वतंत्रता दे दी जाती है। वो जब चाहे जैसे चाहे वैसे सीख सकता है। सामान्यतः यदि मैं इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताऊं तो प्रौढ़ शिक्षा को मैं इसका सबसे अच्छा उदाहरण मान सकती हूं। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा अभियान में प्रौढ़ लोगों को अर्थात जिनका समय निकल चुका उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। सामान्यतः प्रौढ़ व्यक्ति जो होता है वो घरेलू होता है, अर्थात गृहस्थ व्यक्ति होता है, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो महिला हो। अब इनके घर पर काम रहता है तो सामान्यतः इनकी क्लासेस रात को लगाई जाती थी। यदि आपको याद हो तो वर्तमान में तो इतनी ज्यादा ये सक्रिय नहीं है, परंतु प्रौढ़ शिक्षा अभियान जब शुरू हुआ था उस समय प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करने के लिए रात को अध्ययन करवाया जाता था। उसमें ये नहीं था, निश्चितता नहीं थी, नियमों की निश्चितता ये नहीं था कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। सामान्यतः जो भी शिक्षक होता था जिसके पास यूं होता था कि उसको इतने लोगों का अध्ययन करवाना है, तो वो व्यक्ति क्या करता था, जिनको भी वो पढ़ा रहा है यानी जो भी उसके शिक्षार्थी हैं उनके फ्री होने के समय से यानी उनको फुर्सत मिलने के समय के आधार पर उनको बुलाता और उन्हें पढ़ाता। और इसके साथ साथ ये व्यक्ति है वो दिन में काम करके थके हुए होते थे, तो वो जितने समय तक अच्छे से पढ़ सकते थे उनको उतने समय ही पढ़ाया जाता था। तो इसलिए वहां पर कोई भी निश्चितता नहीं थी। सामान्यतः समय व परिस्थिति देखकर सभी चीजें हैं वो नियोजित कर ली जाती थी कि किस प्रकार से किसको पढ़ाना है और किस तरीके से जाना है। जो शिक्षक होता था वो स्वयं के आधार पर ही निर्धारित कर लेता था। तो ये होती है अनौपचारिक शिक्षा, यानी इसमें शिक्षार्थी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। ठीक है, अब यहां पर अपनों ने दो विषयों पर बात की है। किस किस विषय पर बात की है? एक तो औपचारिक शिक्षा पर बात की है और एक अनौपचारिक शिक्षा पर बात की है। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि देखिए, औपचारिक शिक्षा की यदि बात करें तो औपचारिक शिक्षा तो पूर्णतः नियमानुसार चलती है। और यदि अपन अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो ये बिल्कुल ही नियमानुसार नहीं चलती। अर्थात इसमें है वो पूर्ण आजादी शिक्षार्थी को दे दी जाती है। तो यहां पर स्ट्रिक्ट नियम है, यानी बच्चा एक दिन स्कूल नहीं गया तो आजकल तो जो शिक्षक होते हैं वो घर पे फोन भी कर देते हैं, यानी इसमें स्कूल ही नहीं कॉलेजेस तक में ये व्यवस्था हो गई है। तो ये तो पूर्णतः नियमों पर चलती है और इसमें बिल्कुल आजादी होगी। तो ये तो सामान्यतः बिल्कुल आजादी में तो वो लोग जानना चाहेंगे जिन्होंने जैसे मतलब अपनों ने देखा प्रौढ़ शिक्षा, तो प्रौढ़ व्यक्ति है वो सामान्यतः यूं की भी थोड़ा बहुत पढ़ना सीख जाए तो उनके लिए अच्छा हो जाए कि वो सामान्यतः घर पे जो जरूरत का काम है वो कर सके। तो इसके लिए था। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी किसी भी प्रकार से पढ़ाई छूट चुकी थी, परंतु बाद में वो अपने उस अध्ययन को जारी करना चाहते थे, परंतु उनके पास उस नियमानुसार पद्धति के लिए भी समय नहीं था।
तो इसलिए इन दोनों के मध्य का एक मध्यस्थ मार्ग निकाला गया, एक मध्यस्थ मार्ग निकाला गया। और ये मध्यस्थ मार्ग किसका निकाला गया? निरौपचारिक शिक्षा का निकाला गया, निरौपचारिक शिक्षा का। इसमें नियम भी रखे गए और आजादी भी रखी गई, दोनों चीजें इसमें शामिल की गई, दोनों चीजें शामिल करते हुए और इसकी विस्तृत व्याख्या की गई। अब इसमें क्या होता है, नियम कौन से होते हैं? देखिए, इसमें है वो सामान्यतः पाठ्यक्रम भी होगा, पाठ्यक्रम भी होगा, ठीक है। ये नियम भी होगा कि इतना पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है। इसमें मूल्यांकन भी होगा, अर्थात ये नियम भी होगा कि इस पाठ्यक्रम के आधार पर आपको इस समय पर मूल्यांकन देना होगा, उसके आधार पर परिणाम भी निकाले जाएंगे। तो इसलिए ये तो इसमें नियम थे, तो नियमानुसार होगी। परंतु इसमें यूं हुआ कि ऐसा नहीं है कि आपको समयानुसार अध्ययन करना है, कि आपको एक स्थान निश्चित कर दिया कि वहां पर जाकर और उसी समय में आपको पढ़ाई करनी है। यानी वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि समय अनुसार आपको शिक्षा अर्जित करनी है। तो जो समयानुसार था उसको समाप्त किया गया। अब इसके लिए शिक्षार्थी को पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ दिया कि वो जब चाहे जैसे चाहे अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकता है। वो नियमित समय पर कहीं भी जाने की उसके लिए जरूरत नहीं है। उसको पाठ्यक्रम दे दिया, मूल्यांकन का समय बता दिया। अब कोई कर्मचारी है, कोई काम कर रहा है व्यक्ति, वो दिन में चाहे अपना कोई भी काम करे, वो रात को अपना अध्ययन पूरा करे और जब भी निश्चित समय हो उस समय पर अपना मूल्यांकन दे और उसके बाद वो अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी कर सकता है। इसके अंतर्गत कौन सी शिक्षा पद्धति शामिल की जाती है? सामान्यतः जो वर्तमान में पत्राचार वाली जो शिक्षा पद्धति चल रही है ना, पत्राचार के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। या फिर मैं एक और चीज बताऊं तो जो ओपन स्कूल होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज जो होती है, जैसे खुला विद्यालय होता है, खुला विश्वविद्यालय होता है। तो ये जो खुले विद्यालय या खुले विश्वविद्यालय, ये सारे के सारे किसके आधार है? निरौपचारिक शिक्षा के आधार है। इसमें सामान्यतः क्या होता है कि पत्राचार द्वारा विद्यार्थी को पाठ्यक्रम भी दे दिया जाता है, पुस्तकें भी दे दी जाती हैं और इसी के अनुसार विद्यार्थी है वो घर बैठे फॉर्म भर देता है, बस उसको मूल्यांकन देना होता है। तो वो जहां भी स्थान निश्चित किया जाएगा उस ओपन यूनिवर्सिटी या ओपन स्कूल द्वारा, वहां पर जाकर बस उसे एग्जाम देना होगा और वो उसने अपनी पढ़ाई को जारी रख लिया। तो इस प्रकार से निरौपचारिक शिक्षा में कुछ नियम और कुछ आजादी, दोनों का सम्मिलित रूप। सीधे शब्दों में कहें तो औपचारिक शिक्षा एक नियमानुसार चलने वाली शिक्षा पद्धति है। अनौपचारिक शिक्षा में नियम बिल्कुल भी नहीं है, निश्चितता बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षार्थी जैसे चाहे वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और निरौपचारिक की यदि बात करें तो औपचारिक प्लस निरौपचारिक ही क्या कहलाएगा? औपचारिक प्लस अनौपचारिक बराबर क्या कहलाएगा? निरौपचारिक। इसमें पत्राचार की पद्धति को शामिल किया जाता है, इसमें स्कूल कॉलेज की पद्धति को शामिल किया जाता है और इसमें प्रौढ़ शिक्षा जैसे जो अभियान सरकार चलाती है सामान्य जनता को शिक्षित करने के लिए, तो वो सारे के सारे अभियान है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इन शब्दों को देखते हुए आपको याद आ जाएगा कि निरौपचारिक जो शिक्षा है वो पत्राचार के माध्यम से करवाई जाने वाली शिक्षा है। ठीक है। हाँ, यहां पर अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन शिक्षण से संबंधित कुछ मूल बातें देख रहे थे, कुछ आधारभूत बातें देख रहे थे और उन आधारभूत बातों में अपनों ने पहली बात देखी कौन सी? शिक्षण के प्रकार। तो हमने यहां पर देखा कि शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं: औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, निरौपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण नियमानुसार शिक्षण पद्धति, अनौपचारिक शिक्षण नियमों को समाप्त करने की या
आजादी की शिक्षण पद्धति या स्वतंत्र शिक्षार्थी की शिक्षण पद्धति, निरौपचारिक, औपचारिक व अनौपचारिक दोनों का मिला जुला रूप, जिसमें कुछ आजादी भी है और कुछ नियम भी है। अगली विशिष्ट बात या अगला नियम क्या कहता है? देखिए, एक शब्दावली आपको मिलेगी, शिक्षण के चर। सामान्यतः अपन जब शिक्षण विधियां पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार के शब्द मिलेंगे कि शिक्षण के चर। कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपन यहीं पर क्लियर कर लेते हैं कि चर होते क्या हैं। सामान्यतः जो शिक्षण के जो 3 आधार होते हैं, जो 3 आधार होते हैं, जो 3 मूल स्तंभ होते हैं शिक्षण के, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और 3 आधार या मूल स्तंभ, ये भी 3 है। अपनों ने पीछे प्रकार पढ़े, वो भी 3 थे, ये भी 3 है। तो शिक्षण के 3 चर कौन कौन से हैं? हमने विशेषताएं पढ़ी थी, तब अपनों ने पढ़ा था कि शिक्षण त्रिविमीय होता है। और त्रिविमीय कैसे होता है? क्योंकि उसके 3 चर होते हैं। अब 3 चर किसे कहते हैं? उसी को कहते हैं सामान्यतः जो शिक्षक है वो शिक्षण का एक चर है, अर्थात एक आधार है। उसके बाद शिक्षार्थी है तो वो भी एक शिक्षण का आधार है, और इसके साथ साथ पाठ्यक्रम है तो वो भी एक शिक्षण का आधार है। इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है आपके पास तो शिक्षण अधूरा है। अर्थात 3 स्तंभ शिक्षण के लिए परम आवश्यक है, जिनमें शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम को लेकर अंतःक्रिया होती है। अगर शिक्षार्थी नहीं है तो भी शिक्षण नहीं है, शिक्षक नहीं है तो भी शिक्षण नहीं है, और पाठ्यक्रम नहीं है तो भी शिक्षण नहीं है। तीनों का मिला जुला रूप या तीनों को ही अपन क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब इनका नाम क्या होता है? देखिए, शिक्षण के चर में यदि आप नाम देखेंगे तो आपको 3 चर मिलेंगे और तीनों के नाम कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। आपको यूं बताया जाएगा कि एक तो शिक्षण का चर होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर, और एक होता है मध्यस्थ चर। ये शिक्षण के 3 चर होते हैं। यदि पुस्तकों में आप देखेंगे तो सामान्यतः आपको यूं बताया जाएगा कि शिक्षण के 3 चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। अब स्वतंत्र चर किसे कहते हैं? देखिए, शिक्षक स्वतंत्र होता है, वो शिक्षण करवाता है, शिक्षार्थी उस पर आश्रित रहता है, वह शिक्षार्थी पर आश्रित नहीं रहता। तो इसलिए शिक्षक को क्या कहा जाता है? स्वतंत्र चर कहा जाता है। और जो शिक्षार्थी होता है वो शिक्षक पर आश्रित होता है, यानी शिक्षक से वो अध्ययन करता है, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं? आश्रित चर कहते हैं। और उन दोनों के बीच में जो प्रक्रिया चलती है वो किस आधार पर चलती है? पाठ्यक्रम के आधार पर चलती है। या फिर मैं यूं कहूं कि शिक्षक व शिक्षार्थी को जोड़ने का काम कौन करता है? शिक्षक या शिक्षार्थी के मध्य मध्यस्थता की भूमिका कौन निभाता है? तो पाठ्यक्रम निभाता है। इनको जोड़ने का काम पाठ्यक्रम करता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मध्यस्थ चर कहा जाता है। तो यहाँ पर अपनों ने क्या चीज पढ़ी? शिक्षण के चर कितने होते? 3, स्वतंत्र, आश्रित और मध्यस्थ। स्वतंत्र चर शिक्षक होता है, इस पर आश्रित शिक्षार्थी होता है, इसलिए उसे आश्रित चर कह दिया जाता है। और इन दोनों को जोड़ने का काम या इन दोनों की मध्यस्थता की भूमिका निभाता है पाठ्यक्रम, इसलिए इसे मध्यस्थ चर भी कहा जाता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ, तो यहां पर अपनों ने आधारभूत बातों से संबंधित 2 चीजें पढ़ी। कौन कौन सी? एक तो शिक्षण के प्रकार और दूसरा शिक्षण के चर।
अब अपन तीसरी आधारभूत चीज या मुख्य चीज पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? वो है शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाएं। अब शिक्षण की अवस्थाएं कितनी होती है, कौन कौन सी होती है? तो शिक्षण की अवस्थाएं भी 3 मानी जाती हैं। कौन कौन सी मानी जाती है, इस पर यदि अपन विचार करें तो शिक्षण की पहली जो अवस्था मानी जाती है वो शिक्षण के पूर्व की अवस्था मानी जाती है। शिक्षण के पूर्व की अवस्था। और यदि अपन दूसरी अवस्था देखें तो दूसरी अवस्था होती है शिक्षण के दौरान की अवस्था। दौरान की अवस्था। और यदि तीसरी अवस्था की बात करें तो ये अवस्था होती है शिक्षण के बाद की अवस्था। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन एक एक को समझेंगे। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं मानी जाती है? 3 मानी जाती हैं। अभी अपनों ने शिक्षण शुरू नहीं किया है तो पूर्व की अवस्था, अपन शिक्षण कर रहे हैं तो दौरान की अवस्था, और शिक्षण समाप्त हो चुका तो बाद की अवस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं। इन तीनों को अपन किस प्रकार से समझ सकते हैं? अपन यदि पहले की बात करें, शिक्षण पूर्व की अवस्था, तो सामान्यतः इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है। शिक्षक सक्रिय रहता है। अब शिक्षक सक्रिय किस प्रकार से रहता है, शिक्षक क्रियाशील किस प्रकार से रहता है? वो सामान्यतः क्या करता है कि शिक्षण के लिए योजना बनाता है। योजना बनाता है या शिक्षण के पूर्व जो तैयारी करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण की पूर्व की अवस्था। सामान्यतः देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो भी शिक्षक आपके सामने आता है वो भी अपनी तैयारी करके आता है। और यदि बीएड की बात करें तो सभी जो रीट की एग्जाम दे रहे हैं वो बीएड किए हुए हैं, तो और बीएड नहीं किए हुए तो एसटीसी किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपने बीएड या एसटीसी किया होगा तो आपको सिखाया गया होगा कि जब भी आप कक्षा में जाएं तो उससे पहले अपनी पूर्व तैयारी करें। और इसके साथ साथ आपने डायरियां भी बनाई होगी और उस डायरी में पूरी कार्य पद्धति को आपने लिखा भी होगा। पूरी कार्य पद्धति का आपने विवरण भी दिया होगा कि क्लास में जाने से पूर्व आपने क्या किया, क्लास में जाते ही आपने क्या किया, और क्लास के दौरान आपने क्या किया, और क्लास के बाद आप क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। तो उस समय आपको बताया गया होगा कि क्लास में जाने से पहले आपको पूरी की पूरी दिनचर्या का विवरण देना है। तो क्लास में जाने से पहले आप क्या करेंगे, आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित हर एक चीज का ज्ञान स्वयं प्राप्त करेंगे। तो इसलिए ही सामान्यतः कहा जाता है ना कि शिक्षक पहले शिक्षार्थी होता है, बाद में शिक्षक होता है। और इस तरीके से भी कहा जाता है कि शिक्षक जब क्लास में जाता है, कोई भी टॉपिक पढ़ाता है, तो उस समय बालक उससे प्रश्न पूछते हैं और उसको जवाब देने पड़ते हैं। और सामान्यतः जो टीचर अच्छे से जवाब देता है वही अच्छा शिक्षक होता है। तो उस समय जब बालक उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो शिक्षार्थी हुआ, क्योंकि प्रश्न पूछने का हक तो सामान्यतः यदि अपन प्राचीन पद्धति को लें तो शिक्षक को रहता है। तो पहले तो शिक्षक है वो शिक्षार्थी की भूमिका निभाता है। वो बच्चों के सभी सवालों का जवाब देगा, और जब उसने पूरा टॉपिक अच्छे से करवा दिया तब फिर उसे हक मिल जाता है कि वो शिक्षार्थियों से प्रश्न करे। यदि इस प्रकार की भावना लेकर शिक्षक कक्षा में जाता है तो वही शिक्षक एक सफल शिक्षक होता है, और वही शिक्षक एक सफल शिक्षण करवा सकता है। तो यहाँ पर जो अगर वर्तमान शिक्षा पद्धति माने या मनोवैज्ञानिक शिक्षण की बात करें तो शिक्षण के पूर्व शिक्षक के द्वारा तैयारी की जानी चाहिए, पूरी योजना बनाई जानी चाहिए,
और उसके बाद ही कक्षा में जाकर उसका शिक्षण शुरू करवाया जाना चाहिए, प्रारंभ करवाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं। उनमें से अपनों ने पहली अवस्था देखी है कि शिक्षण के पूर्व अपने को क्या क्या करना है, इसमें कौन क्रियाशील रहेगा, किस प्रकार से ये प्रक्रिया चलेगी। तो आज अपनों ने क्या पढ़ा, कल की क्लास सामान्य विशेषताओं की थी, बेसिक क्लास थी। उसके बाद आज की क्लास में अपनों ने कुछ आधारभूत बातें देखी है। तो उनमें सबसे तो पहले तो अपनों ने देखा है कि शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो अपनों ने औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक 3 प्रकार देखे। उसके बाद चर की यदि बात करें तो वो भी 3 चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। ठीक है, उसके बाद तीसरा टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं जो अपनों ने शुरू किया है, परंतु पूरा अपन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।